हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स क्लासेस एंड दिस इज नाइस रे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है अधिगम और अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे मैं बात करूँ सीटेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, केवीएस की, रीट की, किसी भी एग्जाम की बात करो जो भी आपके टीचिंग रिलेटेड होते हैं, उन सभी में आपसे पूछा जाता है। आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक जनरल सी भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज को समझेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चैनल आपकी स्टडी में हेल्प कर रहा है, सो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब शुरुआत करते हैं अधिगम की। सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम होता क्या है। अगर मैं बात करूं अधिगम की, तो अधिगम का संकुचित अर्थ अगर हम समझे तो उसका मतलब होता है सीखना। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, कुछ हमसे मेरे से आप सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अधिगम हो गया। अगर मैं इसको सीडीपी की भाषा में सीखने को कहूं तो हम इसको क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अगर मैं व्यापक अर्थों में बात करूं कि व्यापक अर्थों में आपका जो अधिगम है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। क्या होता है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। अब देखिए, एक चीज आपको समझना है कि व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन होगा तभी आप मनोवैज्ञानिक अर्थों में उसको अधिगम कहेंगे। अगर स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसको हम कभी भी अधिगम नहीं कह सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई नशे की जो चीज होती है, कई सारी जो है मार्केट में चीजें हैं, आप सभी को पता होगा, वो तो एडल्ट हैं आप सब लोग, तो मार्केट में जितने भी जो आपके मैं कहूंगी कि मादक पदार्थ जिनसे आप नशा कर सकते हैं, उनसे कैसा परिवर्तन होगा बताइए आप लोग। उनसे एक जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है ना, वो स्थायी नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। तो वो क्या हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ है ना। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है। एक चीज आपने यहाँ पर सीख ली, तो इतना हम नोट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है आज की अधिगम। आप क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अधिगम, ठीक है। आपको थोड़ा सा लाइट अगर दिख रहा होगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, शायद मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी हो, तो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अधिगम को मैंने आपको क्या समझाया, अधिगम की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। अधिगम की अगर मैं बात करूँ संकुचित अर्थों में, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संकुचित अर्थों में अधिगम हम किसको कहेंगे, ठीक है। संकुचित अर्थ यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर लिखिए आप व्यापक अर्थ, ठीक है, व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थों में आपने क्या समझा है, संकुचित अर्थों में आपने अधिगम को समझा है कि अधिगम जो है संकुचित अर्थों में इसका जो अर्थ है वो क्या है, संकुचित अर्थ है इसका सीखना। तो आपको इसके नीचे क्या लिख लेना है, सिंपल सा आपको लिख लेना है सीखना। क्या होता है, सीखना। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर मैं व्यापक अर्थों की बात करूं कि हम अधिगम जो है, व्यापक अर्थ क्या होगा इसका अधिगम का, तो इसका व्यापक अर्थ होता है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव। आप बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगी। अधिगम के सिद्धांत जो सबसे ज्यादा टफ माने जाते हैं, एक एक सिद्धांत मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर लिखना है आपको अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन को ही व्यवहार में, या व्यवहार परिवर्तन लिख सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन को ही, परिवर्तन को, व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है, अधिगम कहते हैं। अब आपको यहीं पर नीचे लिखना है कि अगर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तभी हम उसको अधिगम कहेंगे। अगर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो मनोवैज्ञानिक अर्थों में वो कभी भी आपका अधिगम नहीं कहलाएगा। तो आपको यहीं पर इसी तरीके से नोट कर लेना है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। एक मिनट आप दीजिए मुझे, इस तरीके से आप लिखिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है स्थायी परिवर्तन। क्या लिखना है, आपको स्थायी परिवर्तन लिखना है, ठीक है, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अस्थायी परिवर्तन। तो अगर स्थायी परिवर्तन होता है तो क्या होगा और अस्थायी परिवर्तन होगा तो क्या होगा।
अगर आपका स्थायी परिवर्तन होता है तो इसको हम मनोवैज्ञानिक अर्थों में क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक अर्थों में हम इसको क्या कहेंगे, अधिगम कहते हैं। तो यहीं पे लिखिएगा, स्थायी परिवर्तन होने पर मनोवैज्ञानिक अर्थों में क्या कहेंगे हम इसको, मनोवैज्ञानिक अर्थों में, मनोवैज्ञानिक अर्थ में अधिगम कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना नोट कर लेना है। अगर अस्थायी परिवर्तन होगा तो हम कभी भी उसको अधिगम नहीं करेंगे। बस आप 1 मिनट मुझे देना, मैं देखना चाहती हूँ कि कैमरे में ये प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे में समझ में नहीं आता है अभी, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा उल्टा लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करके बताती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उधर साइड दिख रहा हो और आप देख ना पा रहे हो। ठीक है, चलिए आपको प्रॉपर दिख रहा है अभी, तो आपको यहाँ पर इतना नोट कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या समझा है, अधिगम समझा है। ठीक, अधिगम अब आप समझ चुके हैं। अब हम नोट करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। तो आप इतना नोट करिए पहले, फिर मैं आपको अधिगम के सिद्धांत समझाती हूँ। अभी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए समझते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो इनको 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। कई लोग आपको 2 कैटेगरी भी बताएंगे, कई लोग आपको 3 भी बताएंगे, लेकिन जो सही है वो आपका क्या है, 3 कैटेगरी होती हैं। तो अधिगम के सिद्धांत की 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहला होता है व्यवहारवाद, दूसरा होता है आपका गेस्टॉल्टवाद, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका निर्मितवाद। ठीक, तो ये 3 आपको कैटेगरी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आपको यहाँ पर हेडिंग क्या डालना है, आपको हेडिंग डालना है अधिगम के सिद्धांत। क्या हेडिंग डालना है आपको, अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, क्या आपको हेडिंग डालना है, अधिगम के सिद्धांत। अब आप पढ़ने वाले हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अधिगम के सिद्धांत जो है इनको 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी हैं, उनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी आपकी परीक्षा ऐसी नहीं है जो इनके बिना बन जाती हो। तो आपको सबसे पहले क्या नोट करना है, आपको सबसे पहला लिखना है व्यवहारवाद। क्या लिखना है, व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद या व्यवहारवादी आप कहेंगे। दूसरा आपको यहाँ पर लिखना है गेस्टॉल्टवादी। ठीक है, गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, गेस्टॉल्टवाद। और तीसरा आपको यहाँ पर नोट करना है निर्मितवाद। क्या नोट करना है, निर्मितवाद आपको यहाँ पर नोट करना है, निर्मितवाद। अगर मैं बात करूं निर्मितवाद की, तो निर्मितवाद को कई नाम दिए गए हैं। जैसे निर्मितवाद को रचनावाद भी कहा गया। क्या कहा गया, रचनावाद भी कहा गया। इसी को संरचनावाद भी कहा गया। क्या कहा गया है, संरचनावाद। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको क्या क्या कहा गया, रचनावाद कहें या फिर संरचनावाद कहें या फिर आपका निर्माणवाद भी कहा गया। क्या कहा गया है, निर्माणवाद। तो ये आपको चारों नाम इनके याद रखना है, निर्माणवाद। ये 4 नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम के जो सिद्धांत है इनकी 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी, व्यवहारवादी, गेस्टॉल्टवादी, निर्मितवाद और रचनावाद कहें या फिर इसे आप संरचनावाद कहें या फिर निर्माणवाद कहें। इनके चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कशन जो करने वाले हैं बेसिकली व्यवहारवाद की, यानी कि व्यवहारवादियों की बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे गेस्टॉल्टवाद की या फिर किसकी बात करेंगे, निर्मितवाद की। गेस्टॉल्टवाद को संरचनावाद भी कहा गया, इसको भी आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, क्यों कहा गया है संरचनावाद वो आपको मैं अभी समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं व्यवहारवाद की या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की, तो व्यवहारवादियों में कौन कौन आता है आपकी परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो ये आपको देखिए याद रखना है। व्यवहारवादियों में जो आपका नाम आता है, सबसे महत्वपूर्ण नाम जो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वो है आपकी थॉर्नडाइक, है ना। तो आपको क्या लिखना है कि व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर पॉइंट बना के लिखना है। आज हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं व्यवहारवादियों को। तो यहाँ व्यवहारवाद में आपको सबसे नीचे लिखना है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में सबसे पहला जो नाम आता है वो बिल्लिगिन की थी, थॉर्नडाइक की थी। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, डोंट वरी, बट ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा सीडीपी का जो मैं आपको ना पढ़ाऊं, जो मैं आपको क्लियर ना करूं। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या लिखना है आपको, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का नाम सबसे पहले इसीलिए आता है क्योंकि ये जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है,
आपके जो थॉर्नडाइक है क्या माने जाते हैं, व्यवहारवाद के जनक। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्यवहारवाद के जनक किनको कहा गया है, तो थॉर्नडाइक को ही कहा गया है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनके बारे में अच्छे से स्टडी किया जाएगा आगे चल के, बट अभी आपको खाली इतना ही याद रखना है कि थॉर्नडाइक जो है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक के बाद आपके पावलोव, थॉर्नडाइक, पावलोव, आपके गुथरी, कौन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, गुथरी है, और कौन, स्किनर। ठीक है, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी और स्किनर, ये किस में आते हैं, ये आपके व्यवहारवादी हैं। क्या है, ये व्यवहारवादी हैं। अगेन मैं कहूंगी आपको अलग अलग जगह थोड़ा सा डिफरेंस मिले तो मैं देखिए उसके लिए आपको यही कहूंगी कि ये देखिए विश्वास की बात होती है कि आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ के ही पढ़ाया जाएगा और ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि व्यवहारवादियों में कौन कौन आता है। अगर मैं बात करूं गेस्टोल्टवाद की, तो इसमें गेस्टोल्टवाद में सबसे पहला जो नाम आता है वर्दीमर का आता है। क्यों आता है वर्दीमर का, क्योंकि जो गेस्टोल्टवाद है इसमें जो गेस्टोल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। अभी मैं नोट कराऊंगी, ये जर्मन भाषा का शब्द है, और जो जर्मन भाषा का गेस्टोल्ट शब्द है इसके जो जनक है, शब्द के जो मतलब मैं कहूंगी कि इनके जो गेस्टोल्टवादियों के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, गेस्टोल्ट के शब्द के जनक, तो वो आपके वार्दीमर ही माने जाते हैं। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है। वार्दीमर हुआ, कोहलर हुआ, कोहलर, कोफका, कोहलर हुए, कोफका हुए, ये क्या है आपके, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके गेस्टोल्टवाद या संरचनावाद में आते हैं। ठीक है, अगर मैं निर्मितवाद, रचनावाद, संरचनावाद या निर्माणवाद की बात करूं तो इनमें आपके कौन आते हैं, आप याद करिए प्याजेट, और कौन आते हैं, प्याजेट के बाद वाइगोत्स्की। तो प्याजेट और वाइगोत्स्की, जिन्हें आप प्याजे कहते हैं, मैं इनको प्याजे ही लिखूंगी। ठीक है, प्याज मत लिख देना आप लोग, प्याजे ही लिखना। ठीक है, प्याजे एंड वाइगोत्स्की, प्याजे और वाइगोत्स्की किस में आते हैं, हमारे प्याजे एंड हमारे वाइगोत्स्की आते हैं किसमें, हमारे निर्मितवाद में, रचनावाद में आते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को याद रखना है, और आगे आपको जितने भी मिलेंगे वो मैं आपको बताती रहूंगी। अभी आपको खाली इतना ही याद रखना है। ठीक है, इधर पे इन 4 को, इधर पे इन 3 को, इधर पे इन 2 को याद रखना है। ठीक, अब हम यहाँ पर व्यवहारवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो आपके थॉर्नडाइक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक माने जाते हैं। तो पहली लाइन आपको यही लिखनी है कि व्यवहारवाद के जनक, मैं यहाँ पर इनको हटा रही हूँ क्योंकि अब हमें व्यवहारवाद के बारे में लिखना है, और आपसे मैं आशा करती हूँ कि आप इनको जो है इसी तरीके से पॉइंट बना के नीचे लिखते जाइए। एक कॉपी में जो अपना पेज है वो सिर्फ इसी के लिए अलॉट करिए। अधिगम के सिद्धांत 3 कैटेगरी बनाइए उनको, और यहाँ पर इतने इतने एरिया में, जैसे मैं बना रही हूँ इतने एरिया में आपको नीचे लिखते जाना है। ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ अभी। अब आगे आपको लिखना है कि व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक माने जाते हैं। सो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद के जनक कौन है आपके, व्यवहारवाद के जनक आपके थॉर्नडाइक हैं, जिनकी बिल्ली थी वही है। ठीक है, अब इनकी बिल्ली की कहानी आपको भी मैं बताऊंगी कि इन्होंने पीएचडी पर एक टॉपिक किया था, एनिमल इंटेलिजेंस, उसके बाद इन्होंने शोध पत्र निकाला, फिर बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। ये सब आपकी बात की बातें हैं, अभी इतना समझना है। व्यवहारवाद के जो जनक है वो आपके थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। अब जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही क्या होता है, सीखना होता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीखने को किस तरीके से स्वीकार किया, इनके अर्थों में, जो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे इनके अर्थों में सीखना क्या था ये आपको समझना है। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि सीखना जो है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही क्या होता है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही आपका सीखना होता है, ऐसा व्यवहारवादियों का कहना था। उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, अभी आप समझ जाएंगे। डोंट वरी, आपको बिल्कुल एक मैं कहूंगी कि एक जनरल सी भाषा में समझा दूंगी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी आपको खाली इतना समझना है कि व्यवहारवादियों का कहना है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही क्या होता है, सीखना होता है। ऐसा किन्होंने कहा, ऐसा आपके किसने कहा है, व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, कहा है। ऐसे ही हम जब आप गेस्टोल्टवाद पर आएंगे तो हम सीखेंगे गेस्टोल्टवादियों का कहना है कि सीखना जो है चेतन प्रयास या जानबूझकर होने वाली क्रिया है, ऐसा गेस्टोल्टवादियों का कहना है। अभी आप पढ़ेंगे, लेकिन व्यवहारवाद पर भी फोकस रहना है हम लोगों को कि व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है इनका कहना है कि सीखना जो है आपका क्या है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है। क्या है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
सीखना क्या है? सीखना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया है। अनुसार सीखना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है। ठीक है, उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही क्या है? सीखना है। ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है। ठीक, अब आपको ये चीज समझना होगा कि जो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है इनमें सबसे पहला जो नाम आता है थॉर्नडाइक का आता है। थॉर्नडाइक ने आपका जो है 1898 में अपना जो है पीएचडी की। इन्होंने क्या की? पीएचडी की। इनकी जो पीएचडी का जो टॉपिक था वो था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। ये सब आपको लिखना है। अभी यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको तो ये सब चीजें लिखना है। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस जो है इन्होंने, इनका एक जो टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पर इन्होंने पीएचडी की। इसके बाद इन्होंने अपना शोध पत्र जो है प्रस्तुत किया, और इस शोध पत्र में इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली क्या है? मौसी है। मौसी पर इन्होंने प्रयोग किया। किसने? आपका जो आपके थॉर्नडाइक है इन्होंने क्या किया? फिर से सुनिएगा। इन्होंने आपकी 1898 में पीएचडी की। पीएचडी का इनका जो टॉपिक था वो क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी पुस्तक भी आगे मैं पढ़ाऊंगी। एनिमल इंटेलिजेंस पर इन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी के बाद इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर? मौसी पर प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, अब मौसी पर क्या प्रयोग किया वो बाद की बात है। जिसमें इन्होंने बताया, इसमें जो अपना शोध पत्र है इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद ये बताया कि जो अधिगम है यानी कि जो सीखना है वो क्या है। तो इनका ये कहना था कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है या अधिगम है। ये इन्होंने कहा। किसने कहा? आपके थॉर्नडाइक ने कहा। तो यही आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप लिखिए, मैं बताती हूँ। आपको लिखना है कि थॉर्नडाइक ने 1898 में पीएचडी की। इनका पीएचडी का टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस। उसके बाद इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया और उस शोध पत्र में इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया। उसके बाद इसी शोध पत्र में इन्होंने जो है प्रकाशित किया कि सीखना जो है आपका क्या है? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना ही सीखना है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपके थॉर्नडाइक ने शोध पत्र में बताया है। ठीक, इतना आपको समझ लेना है। अब बात ये आती है कि आखिर उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उद्दीपक समझिएगा इसको। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उद्दीपक जो वो होता है जिसको पाने की इच्छा जागृत हो, जिसके प्रति हम जो है एकदम, मैं कहूंगी जिसको पाने के लिए हमारे अंदर लालसा हो, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, डोंट वरी। सपोज करिए आप कॉलेज में हैं। ठीक है, कॉलेज में आपको कोई लड़की पसंद आती है। ठीक है, वहां पर आप जाते हैं तो आपको मतलब वो लड़की इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि आपको लगता है बस इसको पाना है, एकदम सही लड़की मिली है मुझे, इसको तो पाना ही है मुझे। तो आप पहले कोशिश करेंगे। किस तरीके से कोशिश करेंगे? थोड़ा इधर उधर से झांक झांक के, मतलब जैसे अगर लड़की आती है, जैसे अपना कॉलेज आए तो पहले आप उसको थोड़ा थोड़ा देखोगे, फिर थोड़ा और ज्यादा देखोगे, फिर अपने दोस्त से कहो भाभी है तुम्हारी। फिर उसके बाद आपकी क्या क्रिया होगी? आप क्या करेंगे कि अपने दोस्तों में तो आपने कह दिया भाभी है तुम्हारी, उसके बाद अब आप सोचेंगे कि कहीं से इसका नंबर मिल जाता ना तो काम बन जाता मेरा। अब आपको उसका नंबर चाहिए है। आपने हर तरीके के उपाय अपनाए। आपने सबसे पहले अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम्हारा कोई क्लास में लड़की दोस्त हो तो हमें इस लड़की का नंबर दिला दो। बट आपकी वहां से भी बात नहीं बनी है। फिर आप लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे हैं बट लड़की रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो यहां से भी आपकी बात नहीं बनी। लेकिन अंत में जाके एक काम आपने कोई ऐसा कर दिया, जैसे मान के चलिए कि आप कॉलेज में टॉपर बन गए, अब लड़की मजबूरन आपसे बात करने लगी। ठीक है, अगर लड़की मजबूरन आपसे बात करने लगी तो क्या हुआ? उस उद्दीपक के प्रति आपकी अनुक्रिया होगी, मतलब वो उद्दीपक आपको अब मिल गया, वो उद्दीपक आपको प्राप्त हो गया। मतलब क्या हुआ? आपने कई सारी क्रियाएं की उस उद्दीपक को पाने के लिए, लेकिन आपकी सभी की सभी क्रियाएं सफल नहीं हुई। कोई एक क्रिया आपकी सफल हुई है। जरूरी नहीं है कि
जिस उद्दीपक को आपको पाना है उसके प्रति आप सभी क्रियाएं जो कर रहे हैं वो आपकी सफल हो। मात्र एक अनुक्रिया, एक क्रिया जो कहूंगी मैं, एक क्रिया आपकी सफल होती है, सभी क्रियाएं सफल नहीं होती। आपने कोई एक क्रिया की ना, तब ना जाके वो लड़की आपको मिली। क्या किया आपने? आप कक्षा के टॉपर बन गए। टॉपर बनने के बाद आपका जो है ये यहाँ से एक जो सफल प्रयास है वो शुरू हो गया कि लड़की आपसे बात करना शुरू कर दी। तो एक क्रिया आपकी सफल हुई है। तो यही जो एक क्रिया आपकी सफल हुई है, इसी क्रिया को अब आप दोहराएंगे, है ना, यही करेंगे ना। तो यही आपका होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि जिसको पाने के लिए आपके अंदर से इच्छा जागृत हो, वो होता है उद्दीपक। अब आप समझ गए होंगे अनुक्रिया क्या है। अनुक्रिया होता है उस उद्दीपक को पाने के लिए की गई क्रिया ही क्या होती है, आपकी अनुक्रिया होती है। तो आपको नोट करना है स्टिमुलस क्या होता है, जिसको पाने की इच्छा जागृत हो, वो होता है उद्दीपक। लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, एक जनरल सी भाषा में ही आपको लिखना है। आपको किसी को देखिए बताना नहीं है कि मैं कितना हाई फाई लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ये बात मैटर करती है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले उद्दीपक के बारे में नोट करना था। उद्दीपक आखिर में क्या है, ठीक है। उद्दीपक, उद्दीपक के बारे में यहाँ पर नोट करिएगा, छोटा सा डैश लगा के। उद्दीपक जिसे पाने की इच्छा जागृत हो। इच्छा क्या हो? जागृत हो। जिसे पाने की इच्छा जागृत हो उसे क्या कहते हैं हम? उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अब बात आती है अनुक्रिया की। चूंकि अनुक्रिया बार बार आया है तो इनको समझना बहुत जरूरी है। अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया क्या होता है? उद्दीपक को पाने के लिए की गई क्रिया ही अनुक्रिया है। तो आपको यहाँ पर नोट करना है, उद्दीपक को पाने के लिए की गई क्रिया ही क्या है? आपकी अनुक्रिया है। ये आपको यहाँ पर लिख लेना है कि स्टिमुलस क्या है, जिसे पाने की इच्छा जागृत हो। अनुक्रिया क्या है? उद्दीपक को पाने के लिए की गई क्रिया ही अनुक्रिया है। ठीक। जब मैंने आपको एक चीज समझाई है कि प्राणी के द्वारा अपने उद्दीपक को पाने के लिए कई सारी क्रियाएं की जाती हैं, जरूरी नहीं है कि सभी की सभी क्रियाएं सफल हों, उनमें से कोई एक क्रिया आपकी सफल होती है। ठीक। तो इससे ये आपका निष्कर्ष निकाला व्यवहारवादियों ने कि आपका जो सीखना है वो क्या होता है, उद्दीपक के प्रति जो उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ क्या होता है, अनुबंधन होता है। तो यहीं पर आपको नोट कर लेना है कि इससे ये आपका निष्कर्ष निकाला आपके व्यवहारवादियों ने कि आपका जो सीखना है वो क्या है, उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ अनुबंधन ही सीखना है। उद्दीपक का, फिर से नोट करिए, उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ सीखना ही क्या है, आपका क्या है, उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ अनुबंधन ही क्या है, सीखना है। ठीक। ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने व्यवहारवाद को ठीक से, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि समझ लिया है। ठीक। अब हम बात करते हैं गेस्टोल्टवाद की। तो गेस्टोल्टवाद का क्या कहना है? गेस्टोल्टवाद का कहना है कि जो सीखना है ये चेतन प्रयास या जानबूझकर की गई क्रिया है। इनका क्या कहना है? गेस्टोल्टवाद का या संरचनावाद का, इनका कहना है कि जो आपका सीखना है वो क्या है, सीखना आपका चेतन प्रयास या जानबूझकर की गई क्रिया है। इतना आप नोट करिए, मैं 1 मिनट पानी पी कर आती हूँ। ठीक है, नोट किया आपने? सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, इन गेस्टोल्टवाद जो है आपके गेस्टोल्टवादियों का कहना था कि आपका सीखना, यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। पहले आपको इसी तरीके से नोट करना है, ऐसे 3 कॉलम टाइप के बना लीजिएगा आप लोग, उस तरीके से आपको नोट करना है। गेस्टोल्टवाद में हमने क्या सीख रहे हैं, हम गेस्टोल्टवाद में सीख रहे हैं कि गेस्टोल्टवादी जो थे आपके, इनका क्या कहना था, जैसे वार्डीमर हुए आपके, कोलरकोफ का, इनका ये कहना है कि सीखना, यहाँ पर नोट करिएगा, सीखना, इन्होंने सीखने को किस तरीके से स्वीकार किया है, सीखना एक चेतन प्रयास, सीखना एक चेतन प्रयास। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किसने कहा है कि सीखना एक चेतन प्रयास है या जानबूझकर की गई क्रिया है, तो गेस्टोल्टवादियों का कहना है। ठीक है, चेतन प्रयास या जानबूझकर, जानबूझकर मतलब जो आप खुद से, मतलब आपको सब कुछ पता है, जानकर कर रहे हैं जो काम, जानबूझकर। एक सेकेंड, जानबूझकर की गई
क्या है, क्रिया है। ठीक, आपने ये समझा। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका गेस्टोल्ट वाद है ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है, आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका यही होना चाहिए, पहला पॉइंट ये, अगला पॉइंट ये, जो गेस्टोल्ट वाद शब्द है, गेस्टोल्ट वाद ये क्या है, ये आपका एक जर्मन भाषा का शब्द है। किसका भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गेस्टोल्टवाद का जो आपका शब्द है ये किस भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टोल्टवाद जो आपके हैं इनके जनक वार्डीमर हैं, तो आपको लिख लेना है गेस्टोल्टवाद के जनक कौन है, जनक आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वार्डीमर है। कौन है, वार्डीमर है, ये चीज आपको याद रखना है। कौन है, वार्डीमर है। इसको आप नोट करिए इतना कि गेस्टोल्टवाद के जनक आपके वार्डीमर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, वार्डीमर माने जाते हैं। मैक्स वार्डीमर इनका पूरा नाम है। क्या नाम है इनका, मैक्स वार्डीमर जो है इनका पूरा नाम है, जर्मन भाषा का शब्द है। मैक्स वार्डीमर जो है इनके जनक माने जाते हैं गेस्टोल्टवाद के। इतना आपने नोट किया है, बताइए आप लोग। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या नोट करना है कि इनके अनुसार जो सीखना है ना वो क्या है, आपका इनके अनुसार सीखना पूर्ण से अंश की ओर क्रिया है। किसका है, इनके अनुसार जो सीखना है। आपको यहाँ पर मैं तीसरा पॉइंट नोट करा रही हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, इसीलिए मैं दूर हटी थी ताकि आप लिख पाए। अब आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पर बना के लिखना है कि इनके अनुसार सीखना क्या है, इनके अनुसार सीखना जो है पूर्ण से अंश की ओर क्रिया है। कैसा है, पूर्ण से अंश की ओर क्रिया है। जबकि व्यवहारवादियों का कहना है कि सीखना अंश से पूर्ण की ओर क्रिया है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज भी याद रखना है कि व्यवहारवादियों का क्या कहना है, इनका कहना है कि सीखना जो है अंश से पूर्ण की ओर क्रिया है। किससे है, अंश से पूर्ण की ओर क्रिया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार सीखना आपका पूर्ण से अंश की ओर क्रिया है, तो गेस्टोल्टवादियों का है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको याद रखना है। इनका क्या कहना है कि सीखना जानबूझकर या चेतन प्रयास जो होता है, चेतन प्रयास या जानबूझकर की गई क्रिया है। अतः इन्होंने सीखने को क्या कहा है, इन्होंने सीखने को संरचनावाद कहा है। क्या कहा है, संरचनावाद का है। इस चीज को आपको या संज्ञानवाद का है, सॉरी संज्ञानवाद का है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या नोट करना है कि आपका जो सीखना है कैसा होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि सीखना जो है आपका क्या है, गेस्टोल्टवादियों के अनुसार सीखना आपका क्या होता है, सीखना जो होता है वो आपका जानबूझकर किया गया प्रयास होता है। अतः इन्होंने सीखने को क्या माना है, अतः इन्होंने सीखने को संज्ञानात्मक माना है। कैसा माना है, संज्ञानात्मक क्रिया कहा है। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर नोट कर लेनी थी। आपने गेस्टोल्टवाद को भी समझ लिया। अब बात आती है निर्मितवाद की, रचनावाद की, संरचनावाद की। तो ये जो आपके निर्मितवाद हैं, संरचनावाद हैं, आपके जो आपके निर्माणवाद हैं, इनमें आपके क्या आते हैं, प्याजे और वाइगोत्स्की आते हैं। जो प्याजे और वाइगोत्स्की आपके निर्मितवाद में आते हैं, निर्मितवादियों का कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आपको बस इतना ही इनके बारे में जानना है। निर्मितवाद का क्या कहना है, निर्मितवाद का कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कौन, बच्चे जो होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक, तो आपको बस इतना ही नोट करना है निर्मितवाद में कि बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक, तो ये रहे अधिगम के सिद्धांत। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं आपके किसको, संबंधवाद के सिद्धांत को। थॉर्नडाइक ने जो आपका दिया है संबंधवाद के सिद्धांत को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका आज का लेक्चर था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।